नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड एंड सीवीसी। चूँकि सभी लोग साइंस को पढ़ चुके हैं और किसी न किसी, यदि आप इंटर यानी 12th साइंस से किए होंगे, स्पेशली बायोलॉजी से, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। लेकिन यदि आप मैथ से रहे हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि साइंस जो है, स्पेशली यदि मैं बात करूं जो ह्यूमैनिटी को पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं या जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सा इससे बचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस बहुत कठिन विषय है। हाँ, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली जो है, वो हमारे लिए थोड़ी सी तो परेशान करने वाली हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये है क्या, ठीक है। और आज हम सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ये सीबीसी टेस्ट ये है क्या। तो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। हमारा जो ब्लड है, ठीक, ब्लड काउंट, ये जो पूरा ब्लड है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखोगे आरबीसी का होना, डब्ल्यूबीसी का होना, है ना, प्लेटलेट्स का होना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका चीज़ों का ही मापन किया जाता है। जब भी कभी आप देखोगे किसी व्यक्ति का सीबीसी टेस्ट कराया जाएगा, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रक्त गणना, एक परीक्षण है जिसमें आरबीसी, जिसे अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कॉर्पुलस, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस, और हीमोग्लोबिन एवं प्लेटलेट्स की जांच की जाती है। तो मतलब पूरे ब्लड को इसमें चेक किया जाता है, पूरे ब्लड में देखा जाता है कि किसकी क्या कमी है, किसकी अधिकता है ना, कौन ज़्यादा बढ़ गया है, कौन कम हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें डब्ल्यूबीसी के विभिन्न घटकों, मतलब डब्ल्यूबीसी किस किस से बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एवं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की आकृति विज्ञान का भी परीक्षण किया जाता है। साथ ही सीबीसी निम्न जानकारी भी प्रदान करते हैं, जैसे आरबीसी से बने रक्त का अंश यानी हेमाटोक्रिट, औसत आरबीसी आयतन और प्रति आरबीसी औसत हीमोग्लोबिन यानी एचजी। तो ये सारा जो है जानकारी प्रदान करता है कि भैया ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना आरबीसी है, ठीक है, कितना जो है, ये सारी चीज़ों का जानकारी प्राप्त करता है हम सीबीसी टेस्ट में, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि फलां व्यक्ति की प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि कोई फलां व्यक्ति है और उस व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी वो बढ़ रही हैं। तो डब्ल्यूबीसी भी देखिए, बढ़ना और घटना भी इनका बीमारी का एक संकेत होता है। इनको एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक। यदि बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो भी खतरे की घंटी है। डब्ल्यूबीसी ऐसा माना जाता है कि कैंसर को भी निमंत्रण दे सकता है, यदि श्वेत रक्त कणिका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगी हूँ। तो अभी हम समझेंगे, है ना, जिसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, अभी समझेंगे, आगे चल के पूरा आएगा, ठीक। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गिनती बढ़ना या घटना, ठीक है। तो सामान्यतः जीवाणु संक्रमण के दौरान डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है ना। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुलस है, ये बढ़ जाती हैं दोस्तों। कब बढ़ जाती हैं? जब बॉडी में जीवाणु संक्रमण होता है। लेकिन बढ़ क्यों जाती हैं, कैसे बढ़ जाती हैं, क्या रीजन है? तो ऐसा माना जाता है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो जो जीवाणु होते हैं इनको ही खा जाता है ना, इनको ही खा जाता है। तो जीवाणु को क्या करता है, मार देता है और मारकर खा जाता है। तो इससे क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, ठीक। जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होगी, श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी, जीवाणु यदि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बढ़ती जाएगी। लेकिन ये बढ़ना हमारे लिए, शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्वेत रक्त कणिकाएं होती क्या हैं, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कहीं पर चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, बॉडी में जब जीवाणु जाएंगे तो हमारा जो श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी ये बढ़ती जाएंगी, तो जो मवाद के रूप में हमारी बॉडी में रह जाती हैं। अब यदि सोच के देखो, ऐसी मवाद ज़्यादा बॉडी में बनने लगे, श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ने लग जाएं, तो बीमारी बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ेगा और कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, है ना। कैंसर को भी निमंत्रण, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि डब्ल्यूबीसी यदि बढ़ रही है तो कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, कैंसर को भी निमंत्रण दिया जाता है जो है इनके बढ़ने से, ठीक। तो ये चांसेस होते हैं। वहीं पर यदि वायरल संक्रमण हो तो डब्ल्यूबीसी घट जाएगा, क्योंकि वायरल क्या करेगा, जो वो वायरस होंगे वो डब्ल्यूबीसी को ख़त्म करेंगे। तो वायरल संक्रमण के दौरान डब्ल्यूबीसी घट जाता है और जीवाणु संक्रमण के दौरान डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक। बहुत सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऊंचाई जाने पर आरबीसी बढ़ जाता है और सोते समय आरबीसी घट जाता है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर देखा जाएगा,
ठीक है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से ल्यूकेमिया या लिम्फोमा के मामले में WBC की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, या कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि ल्यूकेमिया या लिम्फोमा का जब मामला आया तो दोस्तों घट भी जाती है। ठीक, अब ज़रूरत क्यों है, हमें कब CBC टेस्ट को करा लेना चाहिए। ठीक, हम कब CBC टेस्ट कराएं, तो जब हमें थकान लग रही हो, यानी काम किया नहीं हो थकान लग जाए, छोटा सा काम किया थकान लग जाए। कई लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनको थोड़ी सा काम सौंप दो ना घर में या घर के बाहर के कुछ लोग होते हैं, कहते हैं यार थक गए यार, मतलब एक बहाना वाले। तो ऐसे बहानेबाजों को, जो बहानेबाज हों, वो CBC टेस्ट की जांच ना कराएं, है ना, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं है, वो समझ रहे होते हैं कि जो हमें केवल और केवल क्या कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो थकान यदि लगे, वास्तव में थकान लगे, काम थोड़ी सा किया और थकान लग गई, आपको किसी ने कहा कि यार पानी पिला दो और आप पानी लेने गए, गिलास बोले थक गए यार ये गिलास लाके, तो आपको CBC टेस्ट कराने की ज़रूरत है। बनज लिख गया है, बनज नहीं है, वजन है। वजन घटना, यदि किसी व्यक्ति का वजन घटे या फीवर जैसा बना रहे हमेशा कि भैया फीवर रहता है सर, तो उसको CBC टेस्ट कराने की जो है ज़रूरत है। कमजोरी फील हो अपने आप में, रक्त बहाव या कैंसर का कोई लक्षण दिखे तो भी CBC टेस्ट करा लेना चाहिए। लगातार दवा के सेशन का जो रेडिएशन है उसका उपचार हो तो भी CBC टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में रक्त गणना में अंतर आता है। और किसी दीर्घकालीन रोग की स्थिति हो, एक बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही हो, तो इस समय भी हमें जो है जो CBC टेस्ट है ये करा लेना चाहिए। RBC की गणना सामान्य स्थिति में क्या होगी, तो जो पुरुष वर्ग होता है इसमें 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन कोशिका, मतलब हम कह सकते हैं कि क्यूबिक मिलीमीटर में उपस्थित होती हैं, तथा महिला में ये 4.2 मिलियन से लेकर 5.4 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर की मात्रा में RBC पाई जाती हैं। और शायद आप लोगों ने इनका अनुपात पढ़ा हो, तो इनका अनुपात 600:1 होता है। ठीक है, शायद आपको जानकारी हो, तो नहीं है तो RBC अनुपात WBC का जो होगा वो 600:1 होगा। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि RBC की जो है मात्रा ज़्यादा होती है और WBC की मात्रा बहुत कम होती है। इसकी तुलना में इतना होता है कि मतलब 1 WBC बराबर 600 RBC। जब 600 RBC होंगी तो 1 WBC होगी, है ना। तो WBC, अब RBC इतनी मात्रा मिल जाएगी, WBC की मात्रा क्या होगी, महिला एवं पुरुष में सामान्य रूप से 5000 से 10,000 कोशिकाएं यानी क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 600:1 सही होगा। देखिए यहाँ पर मिलियन में दिया गया है, महिला या पुरुष दोनों का भी देखो तो मिलियन में दिया गया, 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन, और महिला में देखो 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन, और यहाँ कितना है 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर कोशिकाएं जो होगी। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो बहुत बड़ा होता है, 600 अनुपात से लेकर 1 का अनुपात होगा RBC और WBC में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो मिलेगा हमें, जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, ब्लड रक्त, तो इसको मान लीजिए जैसे इसमें प्लाज्मा होता है, तो एक ऐसा मानते हैं कि तालाब है या एक समुद्र है। तो जैसे समुद्र में मछलियाँ भी तैर रही हैं, समुद्र में बहुत सारे जो है प्लांट भी तैरते होते हैं, है ना, बहुत प्रकार के अन्य जीव भी तैर रहे होते हैं। तो ऐसे ही इसको भी मान लीजिए एक तालाब है। इस तालाब में, रक्त के तालाब में, इसमें RBC भी तैर रही है, इसमें प्लाज्मा भी है, और स्पेशली प्लाज्मा को मान लो कि प्लाज्मा वो तालाब है, तो प्लाज्मा में RBC, WBC और प्लेटलेट्स यानी ये तीनों, और जो है आपका हेमोटोक्रेट, हीमोग्लोबिन, ये सारे उपस्थित होते हैं इसमें। तो WBC उपस्थित है, जैसे हमने अभी ये देखा, जो हमारा ये CBC टेस्ट की ज़रूरत हुई, तो इसमें RBC की गणना की जाएगी क्योंकि ब्लड में RBC होता है। ठीक है, ब्लड में WBC होगा। फिर ब्लड में हम क्या देखेंगे सर, तो ब्लड में हमें हेमटोक्रेट मिलेगा, ब्लड में हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा, ब्लड में हमें प्लेटलेट्स मिलेंगे। तो मतलब ये क्या है कि ये सारा कुछ ब्लड में उपस्थित होते हैं, तैरते रहते हैं, और इन्हीं की गणना की जाती है। जब ब्लड का टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो इसमें क्या करते हैं कि इन्हीं सब की गणना करते हैं कि भैया हेमटोक्रेट कितना है। चूँकि सामान्य रूप से पुरुष में 40.7 से लेकर 50.3 तक होना चाहिए, और 36.1 से लेकर 44.4% तक होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा या इससे कम आए तो खतरे की घंटी हो सकती है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम यानी 2 डेसिबल तक हो सकता है।
ठीक है, 2 ग्राम डेसीलीटर तक हो सकता है। इसी प्रकार से महिला में 12.1 से लेकर 15.1 ग्राम यानी डेसीलीटर हो सकता है। इससे ज़्यादा या कम होने पर फिर से खतरे की घंटी, कोई बीमारी हो सकती है। प्लेटलेट्स, ये अक्सर जब डेंगू की स्थिति बनती है, जब कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित हो जाता है, तब प्लेटलेट्स की जो है गिनती की जाती है। सामान्य रूप से 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख डेसीलीटर तक उपस्थित होती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके शरीर में सामान्यतः खून की मात्रा 5 लीटर होती है कि खून में आरबीसी की कुल मात्रा संख्या में 2.75 इंटू 10⁻11 कोशिकाएं होगी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 लीटर खून में आरबीसी की कोशिकाओं की संख्या 5.9 × 10⁻11 होती है। ठीक है, 10⁻11 तो ये होगी, यानी ये प्लेटलेट्स बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएंगी हमारी बॉडी में। ठीक, और यही जब घटने लगती हैं तो कई बार आ जाता है कि बकरी का जो है दूध का सेवन करना चाहिए, ऐसे आ जाते हैं, है ना, बताए जाते हैं। इसके लिए घरेलू उपचार के रूप में भी और डॉक्टर भी कई बार बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे WBC में कमी के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे ही WBC में कमी होगी तो कमी होने की स्थिति को ही ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोपेनिया। ठीक, अच्छा, WBC का दूसरा नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इन तीनों के WBC का, RBC का, इन तीनों के नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। और प्लेटलेट्स का, इन तीनों के नाम बताइए क्या है। प्लेटलेट्स, RBC और WBC के और नाम क्या हैं, अभी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा तीनों के नाम, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें तीनों के नाम क्या होंगे। तो WBC में कमी होने की स्थिति को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी रोग होते हैं। यदि WBC की कमी हो जाए तो प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे एक तरीके से एंटीबॉडी है, ठीक है, इसकी कमी आ जाएगी। ठीक, संक्रमण की स्थिति बनेगी। ट्यूमर या पाइकोसिस, इसके भी कारण अस्थि मज्जा में समस्या उत्पन्न होगी। कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाने वाली कीमोथेरेपी के कारण भी कमी आ सकती है। लीवर या स्प्लीन संबंधी रोग के संबंध में भी कमी आ सकती है। एड्स या अन्य विषाणु संक्रमण के कारण भी इसमें कमी आ सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन सब के कारण WBC में कमी होती है। ठीक है, इन सब के कारण। और इसी प्रकार से WBC में वृद्धि के कारण क्या होंगे, तो ल्यूकेमिया, ये भी एक वृद्धि का कारण है कि जब किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया से प्रभावित, क्योंकि इसका नाम ही है ल्यूकोसाइट्स, जैसे अभी मैंने आपसे कहा तो ल्यूकोसाइट्स का नाम है, तो इसका ल्यूकेमिया या गंभीर शारीरिक मानसिक तनाव हो जाए तो भी बढ़ने लगे। हार्ट अटैक आए तो भी वृद्धि का कारण है ना। संक्रमण या एलर्जी संबंधित बीमारियां हैं तो भी बढ़ेगा। WBC की मात्रा अधिक ज़्यादा हो जाने की स्थिति को ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोमिया कहा जाता है, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया भी है कि जब ब्लड में बहुत ज़्यादा WBC बढ़ने लग जाए, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बढ़ने लग जाए, तो एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है कि कैंसर की स्थिति को, मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसे ही ब्लड कैंसर का नाम देते हैं। मतलब मवाद बन जाना, पूरा संक्रमित हो जाता है ना। तो ये खतरे की घंटी हो जाती है। तो जब भी कभी कहीं ऐसी संक्रमण दिखे बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो तुरंत इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए, इसको सही से ट्रीट करवा लेना चाहिए। अब जानते हैं प्लेटलेट्स कम होने के कारण। तो पहला, गर्भावस्था में स्पेशली महिलाओं को ये स्थिति बनेगी, गर्भावस्था के दौरान कम हो सकती हैं। ट्यूमर, फाइब्रोसिस आदि के कारण स्प्लीन में समस्या होगी तो बनेगा ये प्लेटलेट्स कम। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली कीमोथेरेपी, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने से रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में समस्या आती है, फिर ब्लड बहता रहता है। और डेंगू जो रोग होगा, डेंगू जो फीवर होता है, इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत हद तक कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि कई बार तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसी स्थिति देखिए कि डेंगू से बहुत क्रिटिकल कंडीशन से व्यक्ति रिटर्न होकर आते हैं। तो ये स्थिति बनती है प्लेटलेट्स में। RBC कम होने के कारण क्या है, तो अभी हमने WBC देख लिया और प्लेटलेट्स को देख लिया, अब आ गए हम RBC। तो शरीर से रक्त की हानि, यदि बराबर हमारी बॉडी से बॉडी से रक्त निकलता रहे, तो इससे भी क्या होगी, RBC की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे चोट लग जाए, है ना, जैसे चोट लग गई और रक्त निकल रहा है तो RBC की कमी हो जाएगी। स्पेशली उस समय जैसे कि यदि रक्त का थक्का नहीं जम रहा हो। अच्छा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, कमेंट करके बताइए। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे चोट लग जाए,
है ना, या लंबे मासिक धर्म, है ना, लगातार इस तरीके की महिलाएं जो है एक लंबा मासिक पीरियड जो होता है वो चलता रहे तो उसमें भी ब्लड की कमी हो जाएगी। ट्यूमर या फाइब्रोसिस, इससे भी आरबीसी कम हो सकती हैं, है ना। हेमोलिसिस यानी आरबीसी का विखंडन होने लग जाए, कैंसर और कैंसर का इलाज होने लग ये हो तो इसमें भी आरबीसी कम होगी। दीर्घकालिक बीमारियां जैसे किडनी रोग या हेपेटाइटिस या ल्यूकोमिया, आयरन की कमी होना, खाने में पोषक तत्वों की कमी होना, कम आरबीसी, हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट एनीमिया, रक्त अल्पता बोलते हैं इसको, के कारण भी जो है आरबीसी कम हो सकती है। ये सभी रीजन आरबीसी के कम होने के हो सकते हैं, ठीक है। उच्च आरबीसी के कारण क्या है, यानी आरबीसी बढ़ कैसे जाती है, सब बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं, तो बढ़ने के रीजन में उच्च रक्तचाप के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं से, शरीर में तरल पदार्थों की कमी से, किडनी रोग से भी बढ़ सकता है। हाँ, किडनी रोग से भी बढ़ सकता है। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाए तो भी बढ़ सकता है। इसी प्रकार से फेफड़े की बीमारी हो जाए तो भी बढ़ेगा, और स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी जो है आरबीसी बढ़ सकता है, रेड ब्लड कॉर्पुलेशन बढ़ सकता है। अब खून के घटक क्या क्या होते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं कि खून के घटक क्या क्या होते हैं। तो खून के घटक में देखेंगे, रक्त एक तरल पदार्थ है जो धमनियों, सिराओं और कैपिलरीज के माध्यम से परिसंचरण तंत्र के में प्रवाहित होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसके घटकों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा एवं प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि मान लो कि ब्लड का एक जो है तालाब है, एक समुंदर है, और इस समुंदर में बहुत सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। तो ऐसे ही मतलब रक्त को मान लो कि एक समुंदर है और इसमें क्या क्या तैर रही हैं, आरबीसी तैर रही हैं, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ शामिल, ये सब कुछ तैर रहे हैं, ठीक है, ये सब इसमें होते हैं। आरबीसी क्या है, तो पहले देखिए, हाँ, इसका नाम मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसका नाम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का नाम मैंने बताया था, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। सॉरी, यहाँ गलत लिख गया है, एरिप्रो नहीं है, चलो कोई नहीं, इंग्लिश में सही लिखा है, एरिथ्रोसाइट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। तो ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, और इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। अभी आएगा प्लेटलेट्स, तो वहाँ पर भी हम आपका नाम बताएंगे। इससे लाल रंग, इसमें जो लाल रंग है इसमें मौजूद वर्णक यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाए जाने से यह लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करना है। जिस समय आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, जब हम सांस ले रहे हैं, जैसे अभी आप सांस ले रहे हो, तो आप जिस समय सांस ले रहे हो तो इस समय हमारी बॉडी में, अच्छा ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि जिस समय हम बॉडी में सांस ले रहे होते हैं तो कितने % ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है ना, कितने % कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जाता है ना। तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को कि जब हम सांस ले रहे होते हैं और जो जितनी गैसें जा रही हैं, तो जो जिस अनुपात में इस एनवायरनमेंट में गैसें उपस्थित होती हैं उसी अनुपात में हमारी बॉडी में भी सारी की सारी गैसें जाती हैं। मतलब 78% के लगभग नाइट्रोजन है तो वो भी हमारी बॉडी में जाएगी, ऑक्सीजन 20.99% है तो वो भी हमारी बॉडी में इतनी लेवल पर जाएगी। तो जो अनुपात वायुमंडल में उपस्थित होता है वही अनुपात में हमारे अंदर गैसें जाती हैं। अब हमारा जब बॉडी में जाएगा, फेफड़ा में देखेगा तो फेफड़ा ये देखेगा कि कौन कौन सी जरूरत है, वो देखेगा कि इसमें से ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन ले लेगा, है ना, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देगा कि भैया तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम वापस जाओ। तो जब हम निकाल रहे होते हैं ना, तो यहाँ से निकल के आती है, ऑक्सीजन क्या करता है, ले लेता है, और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देती है CO2 में। तो जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो 78% नाइट्रोजन निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन कम निकलती है, ऑक्सीजन 16 या 17% तक निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ करके निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस बात को, जब आपको पढ़ाया गया होगा स्वतंत्र तो वहाँ पर अच्छे से बताएंगे साइंस वाले सर। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का प्रकार है, इसका निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में तथा अंतःप्लीहा में होता है, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है ना, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है जिससे यह रंगहीन होता है। आप देखते हैं कई बार जो है पीला पीला दिखेगा, है ना, वाइट वाइट दिखने लगता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स है ही तो ब्लड वाइट दिखेगा, लेकिन अन्य कलर नहीं होगा। इसमें इसका मुख्य कार्य शरीर के बाह्य संक्रमणों से बचाना, जैसे कोई जीवाणु गया तो इसको खा जाता है ना, और खुद की संख्या बढ़ा लेता है।
तो इसका और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है, मृत कोशिकाओं को साफ करना होता है, उनको साफ करता रहता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा कुछ WBC का भी निर्माण पूर्ववर्ती WBC से होता है। ठीक है, WBC के घटक देखिए, WBC बनता किससे किससे है, तो लिम्फोसाइट, बासोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, इन सबको मिलाने के बाद, ठीक है, इन सबको यानी ये 5 तत्व मिलाने के बाद बनेगा आपका WBC। ठीक है, WBC इन 5 को तत्व मिलाने के बाद इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, ये है WBC आपका। अब जान लेते हैं प्लेटलेट्स क्या है। तो ये गोलाकार अंडाकार रूप में होगी, अस्थि मज्जा के निर्माण में जो है प्लेटलेट्स होती है, और लिपिड का परिवहन यानी ब्लड क्लॉटिंग में भी योगदान होता है। इसी प्रकार से एल्बुमिन या फाइब्रोनोजेन एवं ग्लोब्यूलिन इसके प्रमुख घटक होते हैं। WBC के जो घटक होते हैं, इसी प्रकार से प्लेटलेट्स के भी ये घटक होते हैं। अब प्लाज्मा, तो दोस्तों प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% में अन्य तत्व जैसे प्रोटीन या पोषक तत्व या घुलनशील गैसें शामिल होती हैं। पोषक तत्वों में एंटीबॉडी, प्रोटीन एवं हार्मोन का पूरे शरीर में प्रवाहित ये काम होता है, और RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स इसी में निलंबित यानी सस्पेंड रहते हैं, प्लाज्मा में ही सस्पेंड रहते हैं ये। अब विशेष तत्व जान लेते हैं। तो मानव के रक्त में लगभग, हाँ ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्लाज्मा की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो 55 से 60% तक प्लाज्मा हमारी बॉडी में उपस्थित होता है, स्पेशली हमारे रक्त में उपस्थित होता है, जबकि 40 से 45% एवं 1 से 2% जो है प्लेटलेट्स एवं WBC उपस्थित होते हैं। रक्त में RBC एवं WBC का मात्रा का अनुपात 600:1 होता है। जैसे मैंने अभी ये तो शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि 600:1 होगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, और रक्त ग्रुप की खोज जैसे AB और O की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त ग्रुप का नामकरण इसमें मौजूद एंटीजन के आधार पर होता है। जैसे अब यहाँ पर समझना, जैसे A ब्लड ग्रुप में कैपिटल A एंटीजन होता है, कैपिटल A एंटीजन होता है, एवं स्मॉल b, ये स्मॉल b है, स्मॉल b एंटीबॉडी होगी। ठीक है, कैपिटल A एंटीजन और एवं स्मॉल b एंटीबॉडी होगा, तथा जो B ब्लड ग्रुप होगा इसमें कैपिटल B एंटीजन होगा, कैपिटल B एंटीजन और स्मॉल a एंटीबॉडी होता है, यानी अपोजिट होता है ब्लड A ग्रुप में और ब्लड B में। जो ब्लड A में होगा उसका अपोजिट ब्लड B में हो जाएगा, है ना, स्मॉल और कैपिटल को लेकर के। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगा, जबकि A और B दोनों में एंटीबॉडी होते हैं। अभी जैसे हम लोग देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो O ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ये एंटीजन नहीं होगा इसमें, क्योंकि यदि इसमें एंटीजन होता तो ये सबको दे नहीं पाता। जैसे इसको कहा जाता है सार्वभौमिक दाता, है ना, या यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको, सार्वभौमिक दाता। तो ये सार्वभौमिक दाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, और AB ब्लड ग्रुप इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये ले पाता है। एंटीबॉडी मतलब इसके कोई पहरेदार नहीं है, मेरी बात को समझना। ये इसलिए लेता है किसी भी को, कोई भी जो है किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। मतलब यदि हमने ब्लड को दिया AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, रोकने वाला कोई नहीं है, और इसके पास O के पास रुकाने वाला कोई नहीं होता है, इतना ताकतवर है ना। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति आए तो वो किसी भी तरीके से अपनी जगह बना लेगा कहीं पर भी, तो वो ये है, O है, और ये कमजोर है। ऐसे मान लो कि इसके पास कुछ है नहीं तो बेचारे को दबा के रखते हैं और कहते हैं तुम हमें स्वीकार करो, तो स्वीकार कर लेते हैं ना। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है AB ब्लड ग्रुप में। A एवं B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। AB ब्लड ग्रुप में याद रखना A और B दोनों कैपिटल एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एंटीबॉडी मिलेगी नहीं। एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण ही इसे यूनिवर्सल रिसेप्टेंट यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट LPT क्या है, तो वसा की संतुलित मात्रा होना शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकार के वसा दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हार्ट अटैक एवं दिल की अन्य बीमारियों सहित उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि का कारण बनती हैं। LPT वास्तव में यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वास्तव में खून में मिले वसा की मात्रा का परीक्षण करता है कि ब्लड में कितना वसा है। वसा में मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, ये वसा के रूप होते हैं ब्लड में।
अब एलपीटी में परीक्षण के तत्व क्या होंगे, तो एचडीएल यानी हाई डेंसिटी इम्प्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को चेक करेगा, वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक। इसी प्रकार से एलडीएल को जांच करेगा, जिसे अपन बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक। फिर बीएलडीएल में मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। अब एचडीएल क्या है, तो शरीर के लिए लाभदायक है, जो एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये क्या है, शरीर के लिए लाभदायक है। खून की धमनियों में जमा हो चुकी गंदगियों को साफ करने में मददगार करता है और इसकी मात्रा शरीर में 600 mg/डेसीलीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ठीक, यानी मिलीग्राम डेसीलीटर, ये यहाँ पर एमजी और डीएल को इंडिकेट किया गया है। एलडीएल क्या है, यह सबसे खतरनाक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। यह धमनियों में चिपचिपा पदार्थ जमा कर देता है। इसकी सामान्य मात्रा 100 mg/dl से नीचे रहनी चाहिए, यानी 160 mg/dl की स्थिति में बेहद खतरनाक होता है ना। व्यक्ति को बहुत बुरी स्थिति हो जाती है व्यक्ति के साथ, जैसे कि डायबिटीज वाले व्यक्ति हो जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी हो जाए तो भी एक दिक्कत वाली बात है। इसी प्रकार से वीएलडीएल को देखेंगे तो धमनियों की दीवार को कठोर बना देगा। इसमें मौजूद ट्राइग्लिसराइड भी धमनियों में चिपचिपा पदार्थ यानी प्लैंक जमा कर देता है और इसकी मात्रा 150 mg/dl से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल यह 200 mg/dl से नीचे रहना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल के स्रोत क्या हैं, एवोकाडो यानी नट्स खाने चाहिए, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली खाने चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए, वसा वाली चीज़ें जैसे मछलियाँ जिनमें ओमेगा 3 वसा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने टोटल ये जाना ब्लड के बारे में, ठीक है, ब्लड क्या है, इस तरीके से हमने इसको समझा पूरा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, और एक मेरा अभी जो है आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि प्लेटलेट्स, हाँ यहाँ पर हमने पढ़ा था कि WBC को ल्यूकोसाइट है ना, इसी प्रकार से रेथ्रोसाइट, RBC को रेथ्रोसाइट, और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। बाकी तो मैं तीनों को बता चुका हूँ, दोनों को बता चुका था, इसका रह गया था तो इसको याद कर लो। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। चलिए मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आज इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच।